के लिए बोला था कि 3 पेज पढ़ने के लिए बोला था ना HC वर्मा से। यस सर, तो मेरे ख्याल 432 से समझ में 455 आई होगी वाला। चीजें, समझ में आ गई होगी चीजें। हाँ इसमें सर। न्यूक्लियर रिएक्शन ही है मेन चीज, है ना। यस सर। ठीक है, ये शिवानी नहीं आई अभी तक ना। नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ, बोलो वो देख लेते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं सेमी सर कंडक्टर। तो अभी मतलब अभी इस टॉपिक के नोट्स नहीं बनाने क्या, सेमीकंडक्टर्स के, जैसे आपने बोला कि? नहीं, अभी मैं बाद में लिखवाऊंगा, पहले समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी नहीं लिखना है, मैं बोलूंगा ओके अभी लिखवाने के सर। लिए, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर यस सर। एक्चुअली, सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, पहले हम इस पे बात करें। सेमी कंडक्टर में जनरली इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। सेमी कंडक्टर क्या है, यूज टू फ्लो यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मटेरियल। किसी मटेरियल में अगर हम चार्ज पार्टिकल के फ्लो को कंट्रोल करें तो जिस डिवाइस को हम यूज करते हैं दे आर नोन एज सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। क्लियर है। यस सर। अब मेन क्या है कि जितने भी आपके गैजेट्स हैं या काफी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, दे ऑल आर बेस्ड ऑन सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। अगर हम किसी मटेरियल को देखें, मटेरियल को, तो मटेरियल जनरली, मटेरियल्स जो हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक तो कंडक्टर, एक इंसुलेटर, और लास्ट है सेमी कंडक्टर। Materials are divided into 3 segments: conductors, insulators and semiconductors, ठीक है। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके लिए कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम अल्फा कहते हैं, ये पॉजिटिव होता है। यानी टेम्परेचर को बढ़ाने पर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे यानी डेल्टा थीटा अगर पॉजिटिव होगा तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। इंसुलेटर्स में नो कंडक्शन, कोई कंडक्शन ही नहीं होता। कंडक्शन क्यों होता है वो बाद में बात करेंगे। नो कंडक्शन, नो कंडक्शन। जबकि सेमी कंडक्टर्स में अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। आप जानते हो रेजिस्टेंस होता है R बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद सर। टेम्परेचर। अगर डेल्टा थीटा पॉजिटिव है और अल्फा भी पॉजिटिव है तो निश्चित है R की वैल्यू R0 से ज्यादा आएगी। लेकिन यहाँ पर यही फॉर्मूला इसके लिए यूज होगा। तो जब डेल्टा थीटा को आप बढ़ाएंगे, डेल्टा थीटा इंक्रीज करेगा, क्योंकि अल्फा के नेगेटिव होने से ये वैल्यू नेगेटिव इंक्रीज करेगी, यानी आर जो है वो डिक्रीज होगा, और आर के डिक्रीज होने से कंडक्टिविटी कम होगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इसकी कंडक्टिविटी कम होगी। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है ना। यस सर। तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर rises on increasing the temperature while conductivity of conductors decreases on rising the temperature, but insulator, there is no part of insulator in conduction। तो अल्फा की वैल्यू जनरली हम इनफाइनाइट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इंसुलेटर में अल्फा की वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। यानी इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो कंडक्शन हो ही नहीं सकता। क्लियर है? अरे भाई यस क्लियर है सर। ना ये। अब देखिए, हाँ सर। सबसे पहले हम एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें। मान लीजिए 2 चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है Q1 और दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2, और इनके बीच का सेपरेशन R है। तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है U होगी K Q1 Q2 अपॉन R। K Q1 Q2 अपॉन R। अगर हम दोनों पॉजिटिव चार्ज का, अगर हम R को चेंज करें
यानी जिस समय R 0 होगा U इंफिनिटी होगा, और जिस समय R इंफिनिटी होगा U 0 होगा। और this value U will obtained at every value of R। तो अगर हम U वर्सेस R का ग्राफ बनाएं, दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए हमने, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का, और इट इज लाइंग इन द रीजन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि U पॉजिटिव होगा। अगर हम इसी डायग्राम को चेंज करें एटम के लिए, इसी डायग्राम को एटम के लिए चेंज करें, शिवानी आवाज आ रही है? हेलो सर R नेगेटिव कैसे हो सकता है? अगर मैंने ये कहा कि ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, मान लीजिए Q1 और Q2 की वैल्यू, Q2 इस पूरे सर्किल पे कहीं भी हो सकता है, नहीं समझ में आया? ये Q2 इस सर्किल पे कहीं भी हो Yes, sir. सकता है। Q1 को मैंने फिक्स मान लिया, और Q1 के रिस्पेक्ट में अगर Q2 की पोजीशन राइट में है तो R पॉजिटिव है, और Q2 की पोजीशन Q1 के रिस्पेक्ट में अगर लेफ्ट में है तो R नेगेटिव। समझे? R को मैं कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग Yes, चेंज sir. कर सकता हूं, यानी ये Q1 और Q2 ये पोटेंशियल एनर्जी है जब Q2 इज लाइंग ऑन दिस सर्कल। समझ में आया? आया कि नहीं आया? Yes, sir. सर यानी ऐसा नहीं अरे हो सकता मैं कि अपन फर्स्ट वाले में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के ग्राफ बनाए और सेकंड अरे क्या वाले को थर्ड में बनाए? ये आर का मैग्नीट्यूड होता है, वट एवर आर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। मेन चीज है यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ Q1 एंड Q2। क्लियर है? अब आर तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर है, अगर मैंने आर Yes, को sir. नेगेटिव भी लिया तब भी इसका मॉड लेना पड़ेगा, यानी Q1 और Q2 के बीच का फिक्स गैप है R, यानी Q2 कैन लाई एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम Q1, इट मींस इट विल बी अ सर्कल। क्या होगा एक? क्या होगा एक सर्कल सर्किल। अब Q1 को मैंने ओरिजिन पे फिक्स मान सर्कल लिया, और Q2 को राइट में लिया तो R पॉजिटिव, और Q2 को अगर लेफ्ट में लिया तो R नेगेटिव, लेकिन U की वैल्यू आएगी दोनों केस में क्या आएगी? सेम। क्लियर हुआ? मान लो ये Q2, Yes, ये sir. Q2 अगर मान लो स्पीड V से रन कर रहा है, ऐसा मान लो, किससे रन कर रहा है? किससे रन कर रहा है ये? V स्पीड से और एक सर्किल पे रन कर रहा है, तो आर कभी पॉजिटिव भी होगा, आर कभी नेगेटिव भी होगा। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो बस फिर मैं यही बता रहा हूँ यू, ठीक है? और रन नहीं कर रहा है, बी से कोई मतलब ही नहीं है, Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी में बी से तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है? ठीक है ना Yes, भाई? sir. चलिए, कौन आया अभी? कौन आया? सर शिवानी, शिवानी है। ये रिप्लाई करो जरा। आज आवाज क्लियर आ रही मेरी? अरे आवाज क्लियर है? चलिए, हाँ सर। मैं उससे पूछ रहा हूँ शिवानी से, उसको ये बात मुझे समझ में आ ही रही है। चलिए, अगर हम सर उसने पोटेंशियल मैसेज एनर्जी किया है, यस। कर दिया, उसने मैसेज, उसने कर दिया यस सर, मैसेज, यस सर। ठीक है ठीक। अगर यस हम सर। मान लो किसी किसी एटम की बात करें, हम अगर किसी एटम की बात करें जिसका ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z है, तो इस पर जो चार्ज है Q1, क्या वो पॉजिटिव Z ही है? और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन R रेडियस की ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है स्पीड v से। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन? तो U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज ऑर्बिटिंग इन एन एटम ऑफ रेडियस R। तो U बराबर होगा K का मतलब 1/4πε0, Q1 का मतलब प्लस ZE, और Q2 का मतलब माइनस E, और डिवाइड बाई R। सीधी बात है। इसमें जो ये सिंगल एटम के लिए बना रहा हूं, इसमें U हमेशा नेगेटिव होगा, और U की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी, ये R वर्सेस U का ग्राफ है। इफ R इज इंफिनिटी, U 0, और अगर R 0 है
तो U माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है? यस सर। यानी जैसे 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 हम R को कम करेंगे U की वैल्यू कम होगी। कम होने का मतलब नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है? तो इसका जो शेप यस होगा, सर। इसका जो शेप होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। कैसा है अभी? U इंटू आर कॉन्स्टेंट आएगा। देखो U इंटू आर कॉन्स्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? ये यस पूरा सर। कांस्टेंट है कि नहीं भाई? U इंटू आर इज कांस्टेंट। जब U इंटू आर कांस्टेंट है तो U वर्सेस यस R सर। का जो ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, बट इट इज लाइंग इन द नेगेटिव हाइपरबोला। पोजीशन। ये कभी ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि ये बाइंड सिस्टम है। क्या है ये? बाइंड सिस्टम है। यस सर, बाइंड बाइंड सिस्टम में सिस्टम है। हमेशा, एक मिनट, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। क्लियर है? क्लियर है? अब सुनिए, यस सर। अब सुनिए। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 1s2, फिर अगले में होता है 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, और भी कुछ होता होगा मुझे नहीं मालूम। ठीक है? इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यस तो जनरली सर। ये 1s2 क्या R की मिनिमम वैल्यू के लिए है? तो यहां पर हमने अगर एनर्जी देखी, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये वो ऑर्बिट है जो 1s2 को शो कर रहा है। और आगे चले, ये वाला वो ऑर्बिट है जो 1s2 2p6 2s2 और 2p6। समझ में आ रहा है ये? हेलो, हेलो, आ रहा है ना? यस सर। तो ये एस ऑर्बिटल के एस ऑर्बिट के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ये एस ऑर्बिट के सेकंड की एनर्जी है, और यहीं पर ये एनर्जी यानी इस ऑर्बिट पे जो घूम रहा है पी वाला सब शेल, ये पी वाला सब शेल है भाई, तो ये 2p वाली एनर्जी है, 2p6। क्यों भाई? आ रहा है समझ में? यस। और इसके ऊपर एंड सो ऑन। दीज आर एनर्जी लेवल्स। ये एनर्जी लेवल है। हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड द लेवल्ड एनर्जी डायग्राम। क्या कहलाता है ये? क्या कहलाता है ये? अरे क्या कहलाता है ये? लेवल्ड एनर्जी डायग्राम। और अगर हम न्यूक्लियस से दूर हटते हैं, इफ वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी आर को अगर हम बढ़ाते हैं, इफ वी आर इंक्रीजिंग आर, ठीक है, तो ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, यानी जो गैप है, दे गेट क्लोजर, पास पास आते जाते। यानी 1s2 2p6 में जो एनर्जी डिफरेंस होगा बहुत कम होगा, लेकिन 1s2 2s2 का एनर्जी डिफरेंस और ज्यादा होगा। इसके बाद हमने अगर 3s2 वाला लिया तो उसका एनर्जी डिफरेंस और कम हो जाएगा। यानी दीज एनर्जी लेवल्स आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर व्हेन आर इज इंक्रीजिंग। समझ में आ गया? जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर यस जाएंगे, सर। एनर्जी लेवल्स विल कम क्लोजर। क्लियर हुआ? अरे क्लियर है कि नहीं है? ये सर मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी, सर मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी उतना ज्यादा मतलब पास में आएंगे। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, कम नहीं हो रही। नेगेटिव में कम हो रही है, नेगेटिव में कम हो रही है ना, बढ़ रही है ना हाँ एनर्जी। सर। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी यस ज्यादा सर। होगी ना। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी यस सर। एनर्जी इससे ज्यादा है ना। ये ज्यादा ज्यादा उससे बाइंड है। क्लियर है? ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स से बाइंड है ये। हाँ सर। क्लियर हुआ? हेलो, समझ में यस आया? हम्म। तो व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी बैंड डायग्राम गेट्स सर, क्लोजर। क्या? यू जितना नेगेटिव होते जाएगा तो अपन इसके, यू जितना नेगेटिव होते यू जाएगा जितना ज्यादा उतना अपन नेगेटिव एनर्जी है का इसका मतलब डिक्रीमेंट मानेंगे या इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट मानेंगे ना भाई। ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में इसलिए है क्योंकि अभी हायर एनर्जी स्टेट से कूद के आया है। जब मैं किसी इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पर है, ये न्यूक्लियस है, मैं इस समय इसकी एनर्जी ये तो ऑलरेडी यहाँ आना चाहता है, और अगर मैं छोड़ दूं तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम बस। तो जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन जितना कम क्लोज है होएगी। न्यूक्लियस के, उसकी एनर्जी बाइंड उतनी ज्यादा है, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम है।
अगर मुझे उस इलेक्ट्रॉन को उस न्यूक्लियस से हटाना है, आयोनाइज करना है, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को मुझे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। अब सोचो कि हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को अगर एस्केप कराना है तो 13.6 चाहिए फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से, और फर्स्ट एक्साइटेड से कितना चाहिए? 3.4 नहीं चाहिए? यस सर। तो इसका मतलब एनर्जी बढ़ गई ना, तो कम एनर्जी देनी पड़ी मुझे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में उसको आयोनाइज करने के लिए। आया कि नहीं आया? हाँ सर। चलिए हाँ सर। साफ कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दिए रहना। अब मैं एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करूं। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होते हैं और कैसे समझे जाते हैं, थोड़ा ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए ये दो एटम हैं, दे आर फार अपार्ट, वो फार हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ है। दोनों इंडिविजुअल एटम हैं, तो इनका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा ना, अभी बताया मैंने। यस सर। ये दोनों इंडिविजुअल एटम हैं, दे आर प्लेस्ड at very far separation and they are not affecting to each other. ये इंडिविजुअल एटम है, ठीक है। तो इसका ये एनर्जी है फर्स्ट एस की, ये एनर्जी है सेकंड एस की। समझ में आ रहा है? ये 2s की एनर्जी है, ये वाली यस सर। 2p की एनर्जी है, ये वाली 3s की एनर्जी है, एंड सो ऑन। These are the energy levels of the electrons of the different orbits. सेम इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, लेकिन ये अलग अलग है। दे आर नॉट इफेक्टिंग, वो इफेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। ठीक है। अब यस सर। अगर मैं किसी सॉलिड लैटिस को लूं, मान लो दीज आर द एटम्स ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड में ये एटम्स के बीच में जो गैप होता है, ये न्यूक्लियर लेवल पर होता है। तो इसमें क्या है, एक दूसरे पर ऑर्बिट जो है ओवरलैप कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? क्या कर जाते हैं भाई? हेलो। ओवरलैप। अब जब ओवरलैप करते हैं तो क्या कंडीशन होती है, देखिएगा। अगर मैं सॉलिड को लूं और यही डायग्राम बनाऊं, ये वाला एटम इसके पास आ गया, इसकी क्लोज में आ गया, ये आ गया। क्लियर है? अब ये वाला जो रीजन है, मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो रीजन है यस सर। आपका, मान लीजिए ये वाला रीजन था 3s वाला। कौन सा रीजन है ये? कौन सा रीजन है? 3s वाला। जबकि उनके यस सर। इंटीरियर वाले, जो इनके इंटीरियर वाले थे, E1s, दे आर नॉट इफेक्टिंग, दे आर नॉट इफेक्टिंग। लेकिन E2s के भी नहीं हुए इफेक्ट, मान लो। इवन E2p के भी नहीं हुए। लेकिन जो ये 3s वाला था, E3s वाला, ये 3s वाला, ये ओवरलैप कर गया इसको। समझ गए क्या कर गया ये? यस सर। ओवरलैप। तो इनका जो एनर्जी, अब ये क्या हुआ इनका, साफ करूं? साफ यस करूं? सर। तो क्या हुआ कि अबव 3s, जितने भी 3s के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स थे, दे आर कॉमन फॉर बोथ एटम्स। ये 3s के ऊपर वाले या 3s वाले जो ये इलेक्ट्रॉन हुए, दोनों एटम्स के लिए कॉमन होता है। तो अब किस तरह घूमते हैं देखिएगा। मान लीजिए ये एटम था और ये एटम है, सॉलिड एटम की बात करूं, ये वाला 1s का, ये वाला 1s का, ये वाला 2s का, ये वाला 2p का, और यहां पर ये वाला 1s का, ये 2s का,
और ये 2p का, ये दोनों, ये वाले जो ऑर्बिट्स थे जिनके ये इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने तो आपस में इंटरफेयर नहीं करा, लेकिन जो 3s वाला है वो दोनों में कॉमनली इस तरह घूमने लगा। ये वाला कौन सा है? 3s वाला। समझ में आ रहा है? यस सर। हेलो, दे विल शेयर टू ईच अदर। क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? ये न्यूक्लियस है आपका। हाँ सर। तो ये वाला कौन सा था? 3s वाला, दैट इज कॉमन, और इसके ऊपर वाले भी कॉमन हो जाएंगे कि नहीं? हाँ यस सर। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं 3s के ऊपर वाले, 3s एंड अबव, तो उनका एक एनर्जी लेवल फिक्स नहीं होता, क्योंकि दे आर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस में आ गए। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है या इसके ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, उनका कभी उनकी एनर्जी मिनिमम होती है, कभी मैक्सिमम, यानी उनकी एनर्जी मैक्सिमम टू मिनिमम होती है। समझ में आ रहा है? ये आ रहा है कि नहीं? यस सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो कॉमन यस सर। इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुना बच्चे, ठीक है? अब जनरली ये सॉलिड लैटिस में होता है। सॉलिड लैटिस में जो न्यूक्लियस होते हैं या जो एटम्स होते हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो आपस में शेयर करते हैं। क्या करते हैं आपस में? क्या करते हैं शेयर। भाई? शेयर करते हैं, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन्स आर ओवरलैप, और पूरी लैटिक्स में ये मूव करते हैं। किसमें मूव करते हैं? ये पूरी लैटिक्स में। इसके साथ अगला वाला भी कॉमन होगा, एंड सो ऑन। होगा कि नहीं होगा भाई? अरे होगा। यस सर। सर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन की तरह, ठीक है? ठीक है यस भाई। सर। अब क्या होता है कि अगर मैं बहुत सारे एटम्स को लूं, बहुत सारे एटम्स को लूं, एंड दे आर क्लोजली पैक्ड, वो क्लोजली पैक्ड है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस हेलो, सर। जैसे मैंने इसको लिया, इसको लिया, ठीक है, इसको लिया एंड इसको लिया, तो ये जो इसके ऊपर का रीजन है, ये दिख रहा है आपको? इसके ऊपर का रीजन, ठीक है? हेलो, हाँ सर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब यहां पर मैंने मान लिया कि जिन जिन ये जो इलेक्ट्रॉन है लगभग फ्री है, दे आर फ्री। मान लो मैंने यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल लगाया और यहाँ पर पॉजिटिव लगाया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल। कहाँ मूव करेंगे? यस सर। टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल। समझ में आ रहा? यस सर। अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर है? लेकिन जो अंदर यस वाले सर। इलेक्ट्रॉन, जो आपके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, वो अनइफेक्टेड हैं। वो इंडिविजुअल एटम के अराउंड अभी भी घूम रहे हैं, उन पर कोई इफेक्ट नहीं है इसके बनने का। क्यों भाई? इनकी ओवरलैपिंग यस थोड़ी सर। हुई, इन इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग थोड़ी हुई, ठीक है? हाँ सर। अच्छा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये कहलाता है कंडक्शन बैंड। क्या कहलाता है ये? कंडक्शन जो फ्री बैंड। इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, दे आर, दैट बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड, ठीक है? यस सर। क्लियर है? अच्छा, जो ओवरलैपिंग रीजन से, ये ओवरलैपिंग रीजन यहां से स्टार्ट हुआ, ओवरलैपिंग रीजन के नीचे जो इलेक्ट्रॉन, दे आर द बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ओवरलैपिंग रीजन से नीचे इलेक्ट्रॉन है, दे आर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नॉट फ्री, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखिएगा, तो एनर्जी जो होती है इन ओवरलैप्ड रीजन में, वो एनर्जी मैक्सिमा टू मिनिमा होती है। यानी अगर मैं बात करूं कि सॉलिड लैटिक्स की, सॉलिड लैटिक्स में अगर मैं इंडिविजुअल एटम की बात करूं, इंडिविजुअल एटम की बात करूं, तो ये एनर्जी लेवल्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में। यानी ये 1s वाला है, ये एनर्जी ऑफ 1s है, ये एनर्जी ऑफ 2s है, ये एनर्जी ऑफ 2p है। ये फॉर इंडिविजुअल एटम है। किसके लिए ये? फॉर, किसके लिए ये? इंडिविजुअल एटम। फॉर इंडिविजुअल एटम, क्योंकि उनकी एनर्जी फिक्स है उन ऑर्बिट्स में।
लेकिन अगर मैंने कहा सॉलिड लैटिक्स की बात करूं तो सॉलिड लैटिक्स में अब ये 2s 2p के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अब फ्री नहीं होंगे, बल्कि वो शेयरिंग होंगे, बैलेंस होंगे, होंगे कि नहीं? तो उनकी एनर्जी Yes, यानी sir. 1s की एनर्जी, ध्यान रखो यहाँ पे लिखना सॉलिड लैटिस। सॉलिड लैटिस में जो आपका 1s वाला होगा, मान लो ये 1s वाला, जनरली 1s वाला तो शेयर होता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन तब भी मैं बता दूं कि 1s वाला भी अगर ओवरलैप हो गया तो इसकी एनर्जी लो से हाई, यानी अब इसका एक एनर्जी फिक्स नहीं है, बल्कि इसकी एनर्जी लो से हाई तक होती है। ये इसका बैंड है, ये बैंड विद है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर और बैंडविड्थ 2s मतलब कैसे? अरे जो 1s वाला जो है, एनर्जी ऑफ 1s, जो 1s वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर वो भी ओवरलैप कर गए, यानी इतनी सॉलिड लैटिस है कि 1s वाला भी उसके ओवरलैप रीजन में आ गया, ओवरलैप रीजन में अब वो दो न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस में आ गया है, तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी। कभी वो, मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया, कभी वो बीच में होगा, कभी वो एक न्यूक्लियस के पास होगा, कभी इस न्यूक्लियस से दूर होगा, तो उसकी एनर्जी लो से हाई के बीच में वेरी करेगी। जबकि अगर सिंगल Yes, एटम sir. है तो उसका आर क्या रहेगा? उसका आर जिस ऑर्बिट में घूम रहा है कांस्टेंट रहेगा ना, Constant. लेकिन यहाँ पर वो Yes, कांस्टेंट sir. नहीं रहता है। इसी तरह अगर मैं 2s की बात करूं, 2s की एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी कम होती है 1s से, तो ये बैंडविड्थ कम हो जाती है। ये 2s वाला है, और इसके ऊपर जाएंगे तो आपको p वाला मिल जाएगा, उसकी बैंडविड्थ और कम हो जाएगी क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है। बहुत समझ में आ रहा? दीज आर द बैंडविड्थ। जनरली एनर्जी बैंड इज ऑब्टेन्ड व्हेन टू एटम्स कम्स इन इन्फ्लुएंस टू ईच अदर। तो गैसेस में तो ऐसा बन ही नहीं सकता, गैसेस में तो एटम बहुत दूर होते हैं, गैसेस में तो डिस्क्रीट एनर्जी होती है। हाँ, लिक्विड की बात Yes, करें sir. तो लिक्विड में भी एनर्जी, लिक्विड में भी मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप दो गैस टर्म से ज्यादा होता है। तो जनरली एनर्जी बैंड डायग्राम हमें किसमें मिलते हैं? सॉलिड्स में। किसमें मिलते हैं भाई? Solids. अरे किसमें मिलते हैं? ठीक है, तो Solids. इनकी एनर्जी जो है वो सिंगल लेवल में ना होकर के मॉडिफाइड हो जाती है, एक रेंज में आ जाती है, लो से हाई तक पहुंच जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, साफ करें। Yes, sir. चलिए, तो मैंने आपको बताया, अगर मैं सिंगल एनर्जी को लूं, सिंगल एटम को लूं, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. क्यों भाई शिवानी, लिख दो जरा, समझ में आ रहा है? लिख दिया उसने? शिवानी चैट बॉक्स पे लिख दो। हाँ सर लिख दिया। ठीक, मान लीजिए अगर मैं सिंगल एटम को लूं तो ये फर्स्ट एस है, ये 2s है, ये p6, सब जानते हो आप कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें कितने होते हैं एंड सो ऑन। ये क्या एनर्जी लेवल है? एनर्जी लेवल है सिंगल एटम का जिसमें इंडिविजुअल है। यस सर। और अगर मैं बात करूं सॉलिड के लिए, तो सॉलिड में 1s वाला जो है, मान लो 1s वाला वो ओवरलैप नहीं हुआ, 1s वाला ओवरलैप नहीं हुआ, मान लीजिए 2s वाला ओवरलैप हुआ, तो 2s का एनर्जी बैंड डायग्राम ये होगा भी, लो से हाई होगा कि नहीं? यस अरे सर। होगा। और 2p का भी होगा, जब 1s, ये 2s ओवरलैप हो गया तो 2p भी ओवरलैप हो जाएगा। बिल्कुल इंटीरियर वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ओवरलैप नहीं करेगा, 3s वाला ये हो जाएगा, एंड सो ऑन बनाते चले जाओ। तो सर मतलब 3s सेकेंड वाला, ऑर्बिट से अपन स्टार्ट कर सकते हैं हाँ ओवरलैपिंग। कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। ये किसका एनर्जी बैंड डायग्राम है? सॉलिड का। जबकि हाँ इसमें सर। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, जबकि इसमें एनर्जी जो है किसी बैंडविड्थ में है, यानी ये एनर्जी लो है और ये एनर्जी हाई है। क्लियर हुआ? सबके लिए ही कर सकते हैं आप। तो यस सर। दिस इज द अब यहाँ आप लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन डज नॉट इफेक्ट, क्योंकि इट इज वेरी क्लोजर, इट इज वेरी क्लोजर टू न्यूक्लियस। समझ गए? और ये जो यस सर। एनर्जीज हैं
these energies bands are overlap. क्या है ये एनर्जी बैंड जो शेडेड पोर्शन वाले दिख रहे हैं आपको, ये एनर्जी बैंड्स क्या हैं? ओवरलैप। समझ में आया? ये 1s वाला जो है एनर्जी ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन है जो कि अनओवरलैप, ये अभी सिंगल है, इसको ओवरलैपिंग नहीं हुई है क्योंकि इतना क्लोज आप नहीं ला सकते लैटिस में। सही है? Yes, sir. 1s वाले की ऑर्बिटल रेडियस अप्रोक्सीमेट न्यूक्लियस की रेडियस के बराबर होती है, और न्यूक्लियस की रेडियस होती है फेम्टोमीटर। किसमें होती है? किसमें होती है? Femtometer. समझ में आया? अब सुनिए, Yes, साफ sir. करें, साफ करें। Yes, sir. चलिए, जैसे मैं बात करूं, जो इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना। Yes, sir. The electrons which are present in the outermost shell of an atom are called valence electrons. Valence और ये electrons. वाले जो शेल होते हैं ये वैलेंस शेल कहलाते हैं। ठीक है? Yes, sir. और अगर हम बात करें कि जो टॉप मोस्ट बॉन्ड होता है, ध्यान रखना, टॉप मोस्ट बैंड जो होता है ओवरलैपिंग के बाद, यानी दो एटम्स, अगर मैं किसी सॉलिड में दो एटम्स को पास पास लाऊं तो जो एनर्जी बैंड में सबसे टॉप का, सबसे ऊपर का जो एनर्जी बैंड मिलता है उसको वैलेंस बैंड कहते हैं। जिस तरह किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसी तरह जब हम दो एटम्स को बहुत पास पास लाते हैं जिससे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स कॉमन, जो मैंने बताया ना, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, जो इंटीरियर इलेक्ट्रॉन्स है वो तो अनइफेक्टेड है, लेकिन जो लास्ट वाला वैलेंस बैंड का जो ओवरलैप कर गया वो इस तरह घूमने लगेगा, और इसकी Yes, sir. एनर्जी लो से लेके हाई तक लाई करेगी। तो ये Yes, जो sir. एनर्जी बैंड मिला आपको, ये जो टॉप, आपको तो बहुत सारे मिले, 2s वाला भी मिला, 3s वाला भी मिला, तो सबसे ऊपर वाला जैसे 3p वाला मिला तो वो कहलाएगा वैलेंस बैंड। नहीं समझ में आया? Yes, sir. जैसे आपको 1s वाला अनइफेक्टेड है, 2s वाला मान लो इफेक्टेड है, 2p वाला इफेक्टेड है, इसके बाद 3s है, इसके बाद 3p है, अब 3p वाला मान लो सबसे टॉप है। समझ में आया? 3p वाला क्या है? ओवरलैप तो सबसे ये भी top. हो रहा, ये भी हो रहा, ये भी हो रहा, ये भी हो रहा, लेकिन सबसे टॉप वाला 3p है ना। सबसे टॉप वाला Yes, क्या है? sir. ओवरलैपिंग के बाद सबसे टॉप वाला 3p है ना। इस 3p Yes, sir. को कहते हैं वैलेंस बैंड। जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स तो किसी भी एटम में सभी ऑर्बिट में, सभी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन सबसे लास्ट आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसको हम क्या Yes, कहते sir. हैं? इसी तरह ओवरलैपिंग के बाद सबसे टॉप मोस्ट जो एनर्जी लेवल होता है, जो एनर्जी बैंड होता है, उसको वैलेंस बैंड कहते हैं। क्लियर हुआ? Yes, sir. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? समझ में आया? हाँ अरे सर. समझ में आया कि अब जैसे मान लीजिए कि वैलेंस बैंड, जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड नहीं हुआ, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड नहीं हुआ, वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे डिपेंड करता है। मान लो जो वैलेंस बैंड जो है इसका इतना पार्ट फिल हुआ, ये क्या है आपका? वैलेंस बैंड, वीवी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, ये Yes, वैलेंस sir. बैंड, वैलेंस बैंड का ये लो एनर्जी लेवल है और ये हाई एनर्जी लेवल है। ये कौन सा लेवल है भाई? हाई। Low energy level and high level. और ये एम्प्टी है, यानी वैलेंस बैंड इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, यानी इस वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी मैक्सिमम एनर्जी ये है। बात समझे? और इसके ऊपर Yes, होता sir. है कंडक्शन बैंड। इसके ऊपर क्या होता है? Conduction band. वैलेंस बैंड के ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। क्लियर हुआ? Yes, sir. यानी वैलेंस बैंड इज नॉट फुली फिल्ड। तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की जो कि कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, उनकी जो मैक्सिमम एनर्जी होती है, बात समझे? क्या होती है जो इनकी एनर्जी? Sir. Maximum. मैक्सिमम एनर्जी होती है, वो कहलाती है फर्मी लेवल।
क्या कहलाता है? फर्मी लेवल। फर्मी लेवल। ध्यान रखना, व्हेन द वैलेंस बैंड इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम एनर्जी, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एनर्जी बढ़ रही है ना। अब ये तो एम्प्टी है, तो इसका मतलब जो वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनकी मैक्सिमम एनर्जी ये है कि नहीं है भी? यस सर। उनकी, तो जो मैक्सिमम एनर्जी है वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की, उसको हम कहते हैं फर्मी लेवल। क्या कहते हैं इसको हम? फर्मी क्या लेवल। कहते हैं इसको? ये हम जनरली फर्मी लेवल नापते हैं 0 केल्विन पर। किस पे नापते हैं? किस पे 0 नापते हैं? केल्विन। क्योंकि फर्मी लेवल ऑलवेज डिफाइंड एट 0 केल्विन। क्लियर हुआ? यस सर। अरे अब मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं सोडियम Na को। अब Na का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है। यस सर। अब इसको जरा डिस्ट्रीब्यूट करो, 1s2, 1s2 2s2 2p6 3s1 और 3s1। क्या है भी? यस सर। 3s1। हाफ फिल्ड है। ठीक है, इट इज, ये इसके अंदर चाहिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितना फील्ड होगा? कितना होगा ये? आधा। अरे कितना होगा भाई? हाफ फील्ड होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो अब इसका जो हाफ फील्ड है, इस वाले इलेक्ट्रॉन की जो, ये इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी तक जाएगा और इसकी हायर एनर्जी से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये इसका फर्मी लेवल है। और वो भी किस पे नापते हैं आप? फर्मी लेवल ऑलवेज मेजर्ड एट 0 केल्विन। 0 केल्विन। समझ में आया? तो यस फर्मी सर। लेवल को सर कैसे मतलब डिफाइन करो? 3s1 जहाँ पर एंड होगा वहीं पर अपन मानेंगे ना फर्मी लेवल उसका। एक्चुअली ये एनर्जी जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की होगी, जब दो एटम सोडियम के बहुत क्लोज आएंगे तो उसकी एनर्जी, अगर सिंगल एटम है तो इंडिविजुअल एनर्जी है, उसके लिए नहीं होता फर्मी लेवल। लेकिन जब दो एटम क्लोज आएंगे तो यही वाला वन वाला लास्ट वाले ऑर्बिटल चक्कर काटने लगेगा ऐसे, तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम से मिनिमम तक जाएगी। कहां से कहां तक जाएगी? मैक्सिमम से मिनिमम। हाँ, तो मैक्सिमम एनर्जी उसकी इससे ज्यादा नहीं हो सकती और मिनिमम इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती। और वो हम किस पे डिफाइन करते हैं? 0 केल्विन। बस, समझ में आया? तो यस सर। वैलेंस बैंड में अगर वो एम्प्टी है, वैलेंस बैंड अगर कुछ पार्ट एम्प्टी है, तो वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ओवरलैपिंग रीजन में है, उस उन इलेक्ट्रॉन्स की जो हाई एनर्जी होती है उसको हम फर्मी लेवल कहते हैं। आ गया समझ में? यस सर। आ गया समझ में? अगर हमें हाँ किसी सर। कंडक्शन स्टार्ट कराना है तो इन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचाना पड़ेगा? कहां पहुंचाना कंडक्शन बैंड पड़ेगा? में। हाँ, ठीक है। कंडक्शन बैंड में। क्लियर है? अब क्या होता है, ध्यान से सुनो। अब इसको डिफाइन किया गया। अगर मेटल्स की हम बात करें, किसकी बात करें? किसकी बात करें?